बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह JRS एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नई पहल लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम क्लास 12th का फिजिक्स पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसमें न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसमें हमने आवेश के बारे में बात किया, वैद्युत बल के बारे में बात किया और वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का जो न्यूमेरिकल है उसका भी पोर्शन। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाते समय कि फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जहाँ से कॉन्सेप्ट केवल थ्योरेटिकल से ही नहीं क्लियर हो सकते हैं, बल्कि उसके लिए आपको न्यूमेरिकल से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे। आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, डेवलप होगा, आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। तो इसी के तहत हम लोग आज लेके आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स न्यूमेरिकल। और आज पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के। आज से हम लोग शुरू करेंगे और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा आराम से सीखेंगे और उसके बाद सवाल भी लगाएंगे। तो हमने कहा था कि पूरा कॉन्सेप्ट, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हम लोग न्यूमेरिकल में ही सीखेंगे। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहल आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और आप बताइएगा क्या ये हमारा जो पहल है ये सही है कि नहीं। क्या आपके लिए ये फिजिक्स का जो हमने न्यूमेरिकल का सीरीज हम लेके आए हैं वो आपके लिए सही पड़ेगा या नहीं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात देखा चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हम लोग बच्चों बात किए और उस आवेश के बारे में हम लोगों ने बात किया कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, Q बराबर N/E होता है। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q क्या है बच्चों, आवेश है। Q क्या है, आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बच्चों, तो हालांकि मैंने उस थ्योरेटिकल पार्ट में कई न्यूमेरिकल हमने बताए थे, लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पर और भी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग इसी पे आधारित सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, कुछ नए प्रश्न को देखते हैं जो आपके NCERT पर्पस से है। ठीक है, जो NCERT बुक में है। तो आइए हम लोग का ये जो पहला सवाल है उसे देखते हैं। जैसा कि हमारा ये पहला सवाल है और इसमें कहा गया है कि यदि किसी पिंड से, यहाँ पर कहा गया है यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है कि कोई पिंड है, कोई बॉडी है। मान लो एक बॉडी क्या है, एक बॉडी A है। यहाँ से इस बॉडी B में क्या होता है, एक सेकंड समय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10⁹ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं। और हमने बच्चों बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसी के आधार पर उस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है। तो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है। हमने बताया था, पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था। आइए बच्चों देखते हैं। अब एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर इस पे जा रहा है किसी दूसरे बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में अगर जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो कह रहा कि तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। मतलब क्या है, अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कह रहा कि अगर हमें 1 कूलाम आवेश भेजना हो
अगर हमें 1 कूलाम आवेश के कहते हैं ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि उसमें कितना समय लगेगा। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बच्चों इतनी होगी। तो हम निकालेंगे 1 सेकेंड में आवेश का स्थानांतरण। 1 सेकेंड में आवेश का स्थानांतरण, कितना आवेश ट्रांसफर हो रहा है। तो बच्चों आप जानते हो आवेश का स्थानांतरण मतलब आवेश बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों है 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप जानते हो 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम। तो बच्चों यहाँ से 1.6 गुणते, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 में से 9 गए बच्चों, 10 घात कितना बचेगा, -10 कूलाम। इतना कूलाम आवेश 1 सेकंड में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। मतलब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतने से इलेक्ट्रॉन से 1 सेकंड में इतना आवेश क्या होगा, ट्रांसफर होगा ए से बी पर। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पर कहा है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय। तो यहाँ देखेंगे 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय, मतलब अगर हमें 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर करना है तब कितना समय लगेगा। तो बच्चों क्या होगा 1 कूलाम आवेश के इस स्थानांतरण में लगा समय। तो बच्चों क्या होगा, 1 कूलाम बटा क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटा क्या हो जाएगा, यही संख्या। ठीक है, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 1 कूलाम के स्थानांतरण में जो लगा समय होगा वो बच्चों हो जाएगा 1 कूलाम बटा यही संख्या, यही आवेश। 1 सेकंड में इतना आवेश जा रहा है, तो 1 कूलाम अगर आवेश हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बटा 1.6 गुणित 10⁻−10 कूलाम। अब बच्चों आप इसी को अगर आप सॉल्व करोगे लगभग आएगा 6.25। मैंने यहाँ कैलकुलेशन बच्चों कर लिया ताकि आपका समय लॉस ना हो। लगभग 6.25 अगर आप इससे भाग दोगे 6.25 गुणित 10⁻9 सेकेंड आपका समय लगेगा। समझ में आ गया बच्चों। अगर आप 1 में इससे आप भाग देंगे तो आपका लगभग इतना आंसर आएगा। फिर से समझिएगा, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ आवेश जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होता है, आवेश की मात्रा पता चलता है। और आवेश की मात्रा 1 सेकंड में अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश 10⁻9 गुणित 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम। और हमने इसका कैलकुलेशन किया बच्चों तो 1.6 गुणित 19 में से 9 गए बच्चों 10⁻10, मतलब 1 सेकंड में इतने कूलाम आवेश जा रहा है। तो हमने यहाँ पर पूछा 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो 1 कूलाम बटा इतने से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये लगभग 6.25 गुणित 10⁻9 सेकंड आएगा, इतना सेकंड लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला सवाल था। बताइए बच्चों अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आइए बच्चों अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा है किसी धातु के गोले की +1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है। किसी धातु के गोले की +1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है, इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। कह रहा किसी धातु के गोले की +1 माइक्रोकूलाम, मतलब एक ये धातु का गोला है, ठीक है, और इस पर क्या किया जाता है, +1 माइक्रोकूलाम का आवेश क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब बच्चों आप जानते हो
कह रहा है कि आवेशित क्या आता है इस प्रक्रिया में, उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा, इस देखिए इसमें दो बातें पूछा है, किस प्रकार आवेशित किया जाता है। बच्चों आप जानते हो किसी गोले को अगर आपको आवेशित करना है तो बच्चों आप क्या करोगे, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। मान लो ये एक बॉडी है, इसे आवेशित करना है, तो अगर हमें धन आवेश लाना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पर ऋण आवेश आना है तो इस पर इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा। आप जानते हो इतना, हमने बताया है थ्योरी में। और बच्चों अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही इस पर आवेश प्लस 1 माइक्रोकूलम का आएगा। तो बच्चों सीधा सीधा इसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही इस पर आवेश आएगा। लेकिन कितना आएगा जरा देखिए, तो ये बॉडी है प्लस 1 माइक्रोकूलम, तो बच्चों हम कह सकते हैं 1 माइक्रोकूलम प्लस है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चों, त्याग करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा तब जाके इस पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो इस बॉडी को अगर इस पर प्लस 1 माइक्रोकूलम आवेश लाना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जानते हो माइक्रो का मतलब 10 की घात कितना, -6 कूलम, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या Q अपान E होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। अगर हम N बराबर करेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा। और Q का मान 1 गुणित 10 घात -6 बट्टा 1.6 गुणित 10 घात -19। E का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। और इसी का आप बच्चों भाग करोगे, जरा देखिए यहाँ से अगर आप इसे भाग करोगे तो 1/1.6 और ये 10 घात -6 और ये बच्चा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। और 19 में 6 का कितना हो जाएगा बच्चों, 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। तो 13 6 19 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 गुणित 10 घात कितना बच्चों, 13, ठीक है। अब भाग करना है तो हम क्या करेंगे, एक ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, दशमलव ये अगर आप बच्चों हटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो गया 16। और हम इससे एक 0 उधार ले लेते हैं, गुणित 10 घात कितना बच जाएगा 12, क्योंकि बच्चों 10 घात 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 घात 12 गुणित 10 घात 1, और 10 घात 1 का मतलब बच्चों कितना होता है, 10 ही होता है, तो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से 16 से अगर आप इसमें भाग दोगे बच्चों तो 6.25 आएगा गुणित 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों n का मान आ गया, जरा समझिएगा ये किसका मान आ गया, n का। तो इसका मतलब कि इस पिंड पर अगर +1 माइक्रोकूलम का आवेश लाना है तो यहाँ से 6.25 गुणित 10 घात 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरित करना पड़ेगा, तब जाकर इस पर +1 माइक्रोकूलम का आवेश आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इस पिंड या बॉडी पर से 6.25 गुणित 10 घात 12 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करना पड़ेगा, तब जाकर इस बॉडी या पिंड पर +1 माइक्रोकूलम का आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, अब तो इतना बात हो गया। अब इसमें एक पार्ट और कहा है, क्या कहा है, इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों अगर आपने हमारा थ्योरेटिकल वीडियो आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में हमने बनाया है क्लास 12th फिजिक्स 2020-2021 सत्र का, आप उसमें जाइए, आप हमारे वीडियो को सीरियल से देखिए, ठीक है बच्चों। और वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप उसे देखिए, और ताकि क्या कहते हैं आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। अगर थ्योरी बच्चों समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ बच्चों इसके बारे में बात करते हैं, ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पर अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कहा है कि इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों हमने एक चीज़ बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया था, और हमने उसमें भी बात किया था कि द्रव्यमान और आवेश के बीच में क्या अंतर होता है। आप थ्योरेटिकल वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो हमने बताया था कि एक ये बॉडी है, तो बच्चों कोई भी बॉडी होती है उसमें मास जरूर होगा, द्रव्यमान जरूर होगा, द्रव्यमान 100% होगा, लेकिन उस पर आवेश होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों एक वस्तु है, अगर उस पर आवेश है तो उस पर बच्चों 100% क्या होगा, द्रव्यमान होगा। उस पर 100% बच्चों क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, किसी भी वस्तु पर आवेश तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन का वहाँ स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तब क्या होता है, उस पर आवेश आता है। और आप जानते हो बच्चों इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो वहाँ पे द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। मान लो बच्चों आप एक बस में बैठे हो, आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन, आप उतर के दूसरे बस में बैठ गए तो बच्चों आपका क्या है, आप इलेक्ट्रॉन हो तो आपका क्या है, द्रव्यमान है। जब आप एक बस से उतर कर दूसरी बस में बैठे तो बताइए जिस बस से आप उतरे हो बच्चों वहाँ का द्रव्यमान कम होगा या नहीं होगा ना। तो और जिस बस में आप बैठोगे वहाँ का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर से द्रव्यमान की क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के वो ट्रांसफ़र हुआ है, गया है। तो बच्चों जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब बच्चों क्या होगा, उस पर जो द्रव्यमान का मात्रा होगा वो भी कम होगा। ठीक है बच्चों। तो क्या हो, यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसका द्रव्यमान भी कम होगा। और बच्चों कितना होगा, तो बच्चों अगर हम द्रव्यमान निकालें तो बच्चों क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, उसका भी द्रव्यमान होगा। लेकिन बच्चों अगर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इतना द्रव्यमान जाएगा, लेकिन बच्चों अगर इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक का कम ही होगा, अगर दो गए हैं तो क्या हो जाएगा, दो का। तो बच्चों यहाँ पर तो द्रव्यमान में कमी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणते इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6.25 × 10 की घात कितना बच्चों, 12। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों कितना होता है, 9.1 × 10 की घात बच्चों कितना, -31 किलोग्राम। अब बच्चों अगर आप इसी को सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा, अगर इन दोनों का आप आपस में गुणा करोगे तो ये बच्चों लगभग आपका आ जाएगा। हाँ देखिएगा, मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है, ताकि समय आपका बच जाए। तो 5.69 × 10⁻18 किलोग्राम।
लगभग इतना आपका क्या कहते हैं द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर हो बच्चों। तो ये आपका दूसरा सवाल था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा है कि एक बिजली आघात, जिसे बच्चों लाइटनिंग स्ट्रोक कहते हैं, एक बिजली आघात की वापसी। मान लो बच्चों बिजली है, आघात शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पर उसका जो वापसी है, बिजली आघात की जो बच्चों वापसी है वो 25 माइक्रोसेकंड तक, मतलब 25 माइक्रोसेकंड, सेकंड है इसका मतलब टाइमिंग दिया है कितना है, 25 माइक्रोसेकंड, 25 माइक्रोसेकंड। अब जानते हो माइक्रो का मतलब 10 घात क्या होता है बच्चों, -6, तो 25 गुणित 10 घात -6 सेकंड तक। 25 गुणित 10 घात 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। 25 गुणित 10 घात 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। तो इतने सेकंड तक इतना धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो I बराबर 25 गुणित 10 घात 3 एम्पियर धारा का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है। आप जानते हो किसी तार में जब धारा बहती है तो वहाँ आवेश भी बहता है। तो कह रहा है इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ। तो पूछ रहा है कि जब ये लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो उसमें कितने आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण। तो बच्चों Q का मान निकालना है। आप जानते हो कक्षा 10 में पढ़े हो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। कक्षा 10 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ पर I का मान 25 गुणित 10 घात 3 है और यहाँ पर T का मान 25 गुणित 10 घात -6 है। 25 25 शाम में 625 होगा बच्चों। और ये देखिए 6 में 3 गए 10 घात कितना, -3, क्या बच्चों, कूलाम। अर्थात Q बराबर इतना कूलाम बच्चों क्या हो जाएगा, इतना कूलाम का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। क्लियर हो बच्चों। आइए अब हम लोग कुछ और सवालें देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग ये देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। इसमें कहा यह माना जाता है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक से अधिक मूल क्वार्क से बने हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों 3 क्वार्क रखते हैं तथा साधारण पदार्थ का निर्माण करते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के क्वार्क जो अन्य प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क कंपोजिशन की व्याख्या कीजिए। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें इस चीज़ की बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आप जानते हो ये N का मान आपका एक कंप्लीट नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी रखेंगे बच्चों कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बच्चों बात करूँ तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो जो Q का मान निकल के आएगा वो बच्चों ±1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो क्या होगा, ±2 होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अच्छा देखिए ये क्या होता है, प्लस माइनस मतलब धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश। अगर बच्चों 3 रखेंगे क्या होगा, इतना। ये प्रक्रिया आपकी ऐसे चलती जाएगी। यह चीज़ तो सही है, मतलब E जो होता है एक कंप्लीट मल्टीपल में होता है। अगर मैं कहूँ कि 2/3E तो ये बच्चों गलत है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में इसके बारे में बताया जाता है। अब बच्चों ये तो एक नॉर्मल आपका था, लेकिन बच्चों आप लोग जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं और उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं और इसी को बच्चों नाम देते हैं क्वार्क। क्वार्क नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्वार्क।
ये इससे भी छोटा होता है। क्वार्क का मतलब क्या है कि ये जो आवेश है वो इस रूप में संभव है, बल्कि इस रूप में भी अब संभव है। ठीक है, क्वार्क का मतलब क्या है कि जो आवेश अब तक एक कंप्लीट मल्टीपल में संभव था वो आपका डिवाइड मल्टीपल में भी संभव है, और उसी को क्या नाम दिया जाता है? क्वार्क। क्वार्क इससे भी छोटे कण होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियन, और इसी न्यूक्लियन का नाम दिया जाता है बच्चों, क्या नाम दिया जाता है? क्वार्क। जरा और समझते हैं। जो क्वार्क होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। इसे कहते हैं नाभिकीय कण। क्या कहेंगे? नाभिकीय कण। नाभिकीय कण। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो क्वार्क होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर बच्चों बात करें, जो क्वार्क होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका अप क्वार्क होता है और एक क्या होता है? डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, जो बच्चों क्वार्क होता है ये दो प्रकार का होता है। एक अप क्वार्क होता है और एक बच्चों क्या होता है? डाउन क्वार्क होता है। एक अप क्वार्क होता है और एक क्या होता है बच्चों? डाउन क्वार्क होता है। और ये बच्चों जो अप क्वार्क होता है ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जो डाउन क्वार्क होता है वो बच्चों निगेटिव चार्ज रखता है। तो अप क्वार्क को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, धनात्मक आवेश रखता है, वो बच्चों अप क्वार्क होता है। और ये बच्चों कितना चार्ज रखता है? +2/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश रखता है। ये इतना आवेश रखता है। और जो डाउन क्वार्क होता है ये ऋणात्मक आवेश रखता है। कैसा आवेश रखता है बच्चों? ऋणात्मक आवेश। और ये -1/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश रखता है। समझ गए बच्चों? अब जरा समझिएगा, मैंने अभी एक बात कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके बच्चों क्या बनाते हैं? क्वार्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वार्क। ठीक है बच्चों। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +E होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना। और E का मान क्या होता है? यही होता है। और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? 0। तो हमने कहा कि कुल मिला के जो आवेश आया वो कितना आया? E आया। और यही E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये समझ में आया बच्चों? अब अगर मैं कहूँ कि क्या बताइए प्रोटॉन पर, जरा देखिए ये दोनों मिलके इतना बनते हैं। तो ये जो दोनों क्वार्क, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जब मिलते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जरा बच्चों देखो, 2/3E और -1/3E, क्या ये बराबर है इसके कि नहीं? तो जरा देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2E - E बटा कितना? 3 हो जाएगा। और 2 में से 1 गए बच्चों, कितना? E बटा कितना हो जाए? जरा देखिएगा इस पर कितना होगा, जरा इनको जोड़ते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3E प्लस, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ेंगे, जरा देखिएगा इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2⁰3E बटा कितना? 3 कट गया बच्चों, कितना आया? E। तो कुल मिला के अगर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्वार्क आएगा। तो हम कह सकेंगे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा? क्वार्क मिलेगा। और यही क्वार्क बच्चों किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो चाहे आप ये कहो चाहे आप ये कहो, दोनों चीज़ें क्या है? बराबर हैं। क्लियर हो बच्चों? तो अब इसी पे आधारित हमको क्या करना है बच्चों? सवाल करना है। ये जो सवाल है आप इसे नोट्स में आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, हमने कहा था बच्चों कि जो कंप्लीट थ्योरी है वो आपका डायरेक्ट थ्योरी से नहीं होता है। कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल के दौरान बताए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अपना राय और प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मैं इस पर और मेहनत कर सकूं। ठीक है बच्चों, मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन है,
और आप हम जानते हैं कि आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तो आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए इस टाइम लगभग रात के 2 बज रहे हैं, मैं फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को मैं बेहतर दे सकूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को। इसमें कहा यह माना जाता है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक से अधिक मूल क्वार्क से बने हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों 3 क्वार्क रखते हैं, मतलब जो क्वार्क की संख्या है बच्चों, जरा देखिएगा इस सवाल में जो कहा है क्वार्क की जो संख्या है, क्वार्क की संख्या बच्चों कितना है, 3 है। कह रहा क्वार्क की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसमें क्वार्क की संख्या 3 है, तो बच्चों बताओ, हम यहाँ मान लेते हैं, माना अप क्वार्क कितना है बच्चों, ए है। तो बच्चों डाउन क्वार्क कितना होगा, तो बच्चों मैंने बताया है जो क्वार्क होता है वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क दोनों से मिलकर बना होता है। अगर बच्चों कुल क्वार्क कितना है, 3 है, अप क्वार्क हमने ए माना है, तो बताओ डाउन क्वार्क कितना होगा, 3 माइनस ए होगा कि नहीं, बताओ बच्चों। डाउन क्वार्क जो होगा वो 3 माइनस ए होगा, तो डाउन क्वार्क 3 माइनस ए होगा। क्लियर हो बच्चों। अब बताओ बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किया है। किसकी बात की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप जानते हो बच्चों, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है वो कैसा आवेश रखता है, धनात्मक आवेश। प्रोटॉन पर आवेश बच्चों कितना होता है, ई होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से कहूँ कि प्रोटॉन को बनने के लिए कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात किया गया है, तो यहाँ बच्चों देखो, अगर ए अप क्वार्क की बात किया गया है प्रोटॉन के लिए, देखिए प्रोटॉन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जब निर्माण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन और अप दोनों के सहयोग से ये बनेगा। अब अगर ए अप क्वार्क है, तो अप क्वार्क की संख्या क्या, 2/3 अभी हमने बताया। अगर इसमें संख्या अप क्वार्क की कितना है, 3 है, अप क्वार्क की कितना है, ए है, तो अप क्वार्क पर जो आवेश होता है 2/3 और प्लस, जरा समझिएगा, प्लस डाउन क्वार्क पर कितना है, 3 माइनस ए, इतना संख्या है। तो अच्छा जरा देखो, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा, ए गुणते अप क्वार्क प्लस 3 माइनस ए गुणते डाउन क्वार्क। ठीक है बच्चों। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ई के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, ए। अब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलेंगे तो क्या बना देंगे, प्रोटॉन। तो अप क्वार्क कितना है, यहाँ पर ए है, तो ए गुणते अप क्वार्क, 3 माइनस ए गुणते डाउन क्वार्क। ए क्वार्क ये है, अप में 2/3 ई होता है, प्लस 3 माइनस ए गुणते डाउन में कितना, माइनस 1/3 ई होता है। अभी हमने बताया था कि अप क्वार्क में प्लस 2/3 ई होता है और डाउन क्वार्क में क्या होता है, माइनस 1/3 ई होता है। तो बच्चों, और ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 2AE बटा कितना, 3, और ये बच्चों प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर जरा बच्चों देखो गुणा करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, ई बटा कितना, 3, बराबर क्या होगा, ई। इनका बच्चों एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो हम लिख सकते हैं 3, और यहाँ 2AE, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 में ई का गुणा बच्चों 3E, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बच्चों A इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई। अब यहाँ बच्चों देखो आप, अब यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, देखो 2AE और प्लस 3AE, 2AE और 1AE कितना हो जाएगा, 3AE, और ये बच्चों माइनस 3E, और इसका बच्चों यहाँ हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3E हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3E प्लस 3E 6E हो जाएगा, 3AE बराबर 6E।
ई से ई कट गया। अब बच्चों a बराबर 3 दूना 6, a बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब बच्चों अगर a बराबर 2 आ गया तो आप बताओ अप क्वार्क की संख्या कितनी हो गई 2 और डाउन क्वार्क की संख्या 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 1। मतलब जो प्रोटॉन बना वो इतने से बना, कितने से बना 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना। तो अब बताओ बच्चों इसमें कहा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संभावी क्वार्क कंपोजिशन। मतलब प्रोटॉन का अगर कंपोजिशन हम लिखें, प्रोटॉन का कंपोजिशन अगर बच्चों लिखें, मतलब कितने की कहते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन का कंपोजिशन अगर बच्चों लिखें तो क्या होगा 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। बताओ बच्चों 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अब बच्चों बताओ जरा देखो, अप क्वार्क को हम लोग U से लिखते हैं तो 2 अप क्वार्क U और डाउन क्वार्क को हम D से लिखते हैं UUD। मतलब ये इसका जो कंपोजिशन है, प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होगा वो बच्चों UUD लिखा जाएगा, क्योंकि 2 अप क्वार्क है, अप क्वार्क को U से लिखेंगे U और एक डाउन क्वार्क है तो क्या लिखेंगे D। क्लियर हो बच्चों। ये तो बच्चों प्रोटॉन का कंपोजिशन था। अब हमें न्यूट्रॉन का भी निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा न्यूट्रॉन का। तो हम ऐसे ही करेंगे, अब आप जानते हो बच्चों जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है 0 होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है 0 होता है। तो बच्चों हम फिर वही रूल लगाएंगे कि न्यूट्रॉन पर आवेश बराबर बच्चों कितना 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A गुणते अप क्वार्क प्लस क्या लिखेंगे 3 माइनस A, क्योंकि 3 माइनस A है 3A माइनस गुणते डाउन क्वार्क बराबर बच्चों कितना 0। अब A गुणते अप क्वार्क 2/3E प्लस 3 माइनस A गुणते माइनस E/3, चाहे 1/3E का हो चाहे क्या कहते हैं E/3। ठीक है बच्चों, ये बराबर किसके बच्चों 0 के। अब जरा बच्चों देखो, अब एक चीज़ की बात हम क्या कर लेते हैं, आप यहाँ तो चाहो कि कहते हैं ये तो किसका, ये इसकी बात, ये प्रोटॉन की बात हो गई। अगर आप इसमें न्यूट्रॉन की बात करना चाहो तो न्यूट्रॉन में ज़रा देखो यहाँ क्या हो जाएगा A, यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा 2AE बटा कितना हो जाएगा 3, 2AE बटा कितना हो जाएगा बच्चों 3 और प्लस देखिए ज़रा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -3 माइनस A बटा कितना हो जाएगा E/3। इसका गुणा करेंगे ये प्लस माइनस माइनस और ये इतना बराबर बच्चों कितना 0। इसका एलसीएम बच्चों लेंगे कितना होगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2AE और ये माइनस यहाँ गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 3E और ये बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चों AE हो जाएगा बराबर किसके 0 के। अब इसका अगर इधर गुणा कर देंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो 2AE और AE कितना हो जाएगा 3AE और ये माइनस बच्चों कितना 3E बराबर कितना 0। इसका त्रिक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब ये इधर जाएगा 3AE बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3E। क्या बच्चों E से E कट गया, ठीक है, और यहाँ बच्चों 3 से 3 कट गया, A बराबर कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। कितना हो गया 1। तो अब बताओ बच्चों अगर यहाँ पर ये क्या था प्रोटॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए ज़रा देखो, न्यूट्रॉन के लिए, अच्छा मैं इस सवाल को ज़रा मिटा रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। अगर बच्चों मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन के लिए
अप क्वार्क बच्चों कितना होगा के लिए, अप क्वार्क बच्चों कितना होगा, अप क्वार्क ए का मान कितना आया है, एक आया है। अब बच्चों डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क का मान कितना, 3 माइनस 1 होगा, क्योंकि ए का मान कितना आया है, एक आया है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो कंपोजिशन बनेगा, कंपोजिशन जो इसका बच्चों बनेगा वो कितना बनेगा, अप क्वार्क 1, 2, अप क्वार्क को हम यू से लिखते हैं, डाउन क्वार्क को डी से, तो डी डी यू डी डी, समझ में आ गया। तो ये बच्चों इसका कंपोजिशन हो गया। क्लियर हो? तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों, आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में बच्चों आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बच्चों, उतना ज़्यादा आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिजिक्स कोई मज़ा लेने वाली सब्जेक्ट नहीं होती है बच्चों, लेकिन एक बार लत लग जाती है ना तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, ये एक सवाल है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है। मतलब एक पॉलीथीन है, उसका जो टुकड़ा है उसको एक ऊन से रगड़ा जाता है, जिससे पॉलीथीन पर बच्चों क्या हो जाता है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणात्मक आवेश। मतलब पॉलीथीन को अगर बच्चों किससे रगड़ा जाए, ऊन से रगड़ा जाए, तो जो पॉलीथीन है उस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणात्मक आवेश आता है। कैसा आता है आवेश बच्चों, ऋणात्मक आवेश उस पर आ जाता है। अब बताओ, इसमें कहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों ये क्या है, Q का मान है, तो N बराबर क्या होगा, Q/E होगा। Q का मान 3 × 10⁻⁷ और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब बच्चों यहाँ से ये देखिए क्या होगा, 3/1.6 × 10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस 10⁻⁻19। तो अब जरा देखिए, इससे अगर आप इसमें भाग देंगे लगभग 1.875 आएगा। अगर 3 में आप 1.6 से भाग दोगे लगभग 1.875 आएगा। और बच्चों यहाँ 19 में से, अच्छा देखिए ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 19 में 7 गए, 10 के बाद कितना बचेगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जब पन्नी को ऊन से रगड़ा गया तो पन्नी पर इलेक्ट्रॉन आया, और कितना इलेक्ट्रॉन आया, इतना आया। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन पन्नी पर आया है, तो इसका मतलब पन्नी पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक, और ऊन पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया बच्चों, 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें एक बात कहा है, किससे किसकी ओर होगा, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो किस से किसकी ओर होगा। तो बच्चों पॉलीथीन और ऊन को रगड़ा गया है, अगर पॉलीथीन पर ऋणात्मक आवेश आया है तो ऊन पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उसी पर आता है जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से, और किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आएगा जब उस पर आवेश, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऊन पर धनात्मक आवेश आएगा और पॉलीथीन पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन पर होगा। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन